ऑल राइट, हेडिंग डालो सभी लोग। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये तो सिंपली ये बोलता है कि कहीं से एनर्जी निकालोगे तो उसे कहीं ना कहीं स्पेंड करना पड़ेगा, उस एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बट ये प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। कहने का मतलब कि एक जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे गर्म चाय का प्याला अगर रख दो तो आपको मालूम है कि एनर्जी बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगा, थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा। तो एनर्जी तो कंजर्व हुआ क्योंकि सिस्टम से कहां चला गया, सराउंडिंग से। लेकिन ये इधर से इधर अपने आप होता है, ये स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में कभी ठंडी चाय का प्याला रखो और ऊपर से हीट लेकर के एटमॉस्फेयर से अपने आप इधर हो जाए, ऐसा दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप ये हो रहा है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से सोचो तो हीट यहां से बाहर निकल के जाए, सिस्टम से सराउंडिंग जाए, वो भी फिजिबल है, सराउंडिंग से सिस्टम में जाए, वो भी। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पा रहा है कि यही क्यों हो रहा है, ये अपने आप क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसी को समझने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको हम लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी भी बोलते हैं। वैसे एक बात और बता दूं, सेकेंड लॉ का कोई एक फिक्स स्टेटमेंट नहीं, देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। यहां पे मैं केमिस्ट्री का एंगल बस आपको समझा रहा हूं, ठीक है। लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। First law of thermodynamics does not tell us anything about the spontaneity of a process. Getting my point? Does not tell anything about spontaneity of a process. Whereas the second law of thermodynamics tells about the spontaneity of a process. अब ये कैसे बताता है spontaneity, वही हम लिखेंगे, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। As per the second law of thermodynamics, as per the second law of thermodynamics, a process will be spontaneous in that direction. A process will be spontaneous in that direction where the overall entropy of the universe increases. ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि भाई कोई भी प्रोसेस करने से स्पॉन्टेनिटी तभी आती है, अपने आप तभी होता है वो प्रोसेस, जब उस प्रोसेस के होने से ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सिस्टम से, ये हमारा सिस्टम और ये सराउंडिंग, तो यूनिवर्स आपको मालूम है डेल्टा, देखो इंट्रोपी को हम सिंबल एस से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या फिर इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नोट करके लिखे। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, for spontaneous process, delta S universe must be greater than 0।
चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तभी तो एंट्रोपी बढ़ रही होगी, तभी तो। ठीक है बेटा। एक और चीज ध्यान क्या रखने वाली है, इंडिविजुअल वैल्यूज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब सिस्टम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो, ओवरऑल ग्रेटर देन जीरो। अंडरस्टूड है। अगर स्पॉन्टेनियस होना है, ये नेगेटिव है, तो इसको लार्ज पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ये नेगेटिव है तो इसको, तब ताकि उसको मैनेज करके ओवरऑल पॉजिटिव हो पाए। समझ में आया? ठीक है। फिर दिमाग में आएगा, सर ये बताओ, हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ते हैं। सो इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो चुका है तो डेल्टा एस यूनिवर्स का साइन क्या होता है? तो डेल्टा एस यूनिवर्स becomes zero. That is delta S system minus time of delta S. समझ में आ रहा है? नोट करके रखिए। ये किसके लिए है? For the process which is already at equilibrium. नॉन स्पॉन्टेनियस होता तो क्या करते? इसका जस्ट लेस देन जीरो। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस लिख लो, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? एस क्या है? एंट्रोपी यहां पे। ठीक है, कैपिटल एस ही। अब बात करते हैं, ठीक है सर ये सब तो अपने जगह पे है, लेकिन पहले ये तो समझाओ एंट्रोपी होता क्या है? हेडिंग डालो, एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी? व्हाट इज एंट्रोपी भाई? तो देखो बेटा, अगर आप क्वालिटेटिव सेंस में समझना चाहते हो तो इट रिप्रेजेंट्स रैंडमनेस। मतलब जो सिस्टम रैंडम बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें किसी भी तरह के मोशन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नहीं हो रहे हैं, उसकी एंट्रोपी जीरो होगी। तो किसकी एंट्रोपी जीरो होगी? परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जीरो केल्विन। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कोई कितना भी अच्छा क्रिस्टल क्यों ना हो, वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जीरो केल्विन पे मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, मालूम है ना? एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, इरेगुलरिटीज नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो। सो ये बात आप बढ़िया से लिखो। और ये पता है क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट जीरो केल्विन इज जीरो। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कहीं पे आप लिख लेना इस बात को, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, चल रहा है वो, उसी के अंदर एक स्टेटमेंट है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, perfect crystalline substance is equal to zero at 0 Kelvin. Got it? ठीक है, नीचे लिखो, entropy is a measure of randomness of a system. Randomness
एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। बताओ बेटा, सबसे कम रैंडम कौन सा चीज होगा? सॉलिड, है ना? अच्छे से पैक होगा। उससे ज्यादा रैंडम कौन होगा? जिसमें मॉलिक्यूल्स के मोशन होते हैं। भाई देखो, बहुत दूर नहीं रहते बेटा ना, यहीं पे देखो। ये मैं डायरेक्शन इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सको कि विद इन लिक्विड देयर इज मोशन। और गैस तो भाई जब तक उसे बंद ना करो तब तक वो भागता रहेगा, बहुत दूर होते हैं गैस के पार्टिकल्स। ये क्या है? सो एंट्रोपी अगर आपको करनी हो, उसका ऑर्डर क्या है? सॉलिड से काफी ज्यादा लिक्विड का होता है, एंड लिक्विड से बहुत ज्यादा गैस का होता है। तो किसी भी केस में जिस साइड गैसेस ज्यादा हो उस साइड की एंट्रोपी ज्यादा। इतने सिंपल से चीज पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो मैं पूछूं कि CaCO3 ये क्या होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड होता है ना। इसको गर्म करते हो, क्या मिलता है? CaO, ये सॉलिड प्लस समझ में आ रहा है सबको? CO2 क्या है? गैस। CaCO3 सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स CO प्लस CO2। सबको क्लियर है ये बात? बोलिए। अब बताइए, मैं पूछूं कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा S फॉर दिस रिएक्शन ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, इक्वल टू 0? क्या बोलोगे आप? बोलो। ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट साइड में आप देखो CO2 है, गैस। रिएक्टेंट में क्या है? सॉलिड। तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा होगा, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव है। समझ में आया? इट इज दैट सिंपल। आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ, N2 प्लस 3H2 गैस लिया या 2NH3 गैस, इसका डेल्टा एस का साइन क्या होगा? लेस देन 0, क्योंकि दिस टाइम रिएक्टेंट हैव मोर गैसेस एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। समझ में आया ना? इतना सिंपल है यार, इसको देखना, इतने सिंपल से पॉइंट पे। चलो ठीक है सर। तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव डिस्कशन कि भाई किसका ज्यादा किसका कम होता है। कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट कैसे करें? तो एक और बात दिमाग में रखनी है, एंट्रोपी लाइक इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इट इज अ स्टेट फंक्शन। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहे हो, किसी भी रूट से जा रहे हो, अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है तो डेल्टा एस की वैल्यू सेम होगी। लिखो, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। तो जैसे याद करो, हिस लॉ यूज करके हम डेल्टा एच का कैलकुलेशन करते हैं, वैसे ही डेल्टा एच का भी कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। नाम उसको हिस लॉ मत दो तो भी चलेगा, कि 3 रिएक्शन का दिया हो और उनको जोड़ने से चौथा रिएक्शन मिल रहा हो, तो जैसे उन तीनों का समेशन ऑफ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फाइनल, वैसे ही एंट्रोपी। सिर्फ इस पे ही नहीं बेटा, सारे ऐसे वेरिएबल पे वो अप्लाई होगा जो स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं, मास डिपेंडेंट, मोल डिपेंडेंट। ठीक है? तो आज अब देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। तो देखो, हम लोग थर्मोडायनामिक एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी वाला साइन, उस पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे। सो ओके, सो जिसमें हीट से एसोसिएटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारा सिर्फ उस पे फोकस। सो जो डेल्टा एस है यानी डीएस है, दैट इज डिफाइंड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को अच्छे से समझना है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, dQ/T। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं dQ रिवर्सिबल बाई T लिख रहा हूं। क्यों रिवर्सिबल इसलिए जरूरी है? अगर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हुआ जिससे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो टेम्परेचर डिफाइंड होगा ही नहीं, तो फिर ये वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे।
देखो आप जाने के लिए आप इरिवर्सिबल से भी जा सकते हो, बट कैलकुलेशन हमेशा वहां से वहां जाते समय कोई एक रिवर्सिबल पाथ चूज कर लो, वो वैल्यू इंडिपेंडेंट आएगी, डोंट वरी। ठीक है, इरिवर्सिबल पाथ से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट क्या दिक्कत है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। अगर ए से बी आप किसी रिवर्सिबल पाथ से जा रहे हो और एकदम से किसी इरिवर्सिबल पाथ से जाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्योंकि वैल्यूज सेम होंगी, तो इसलिए मैं इस पाथ से निकाल करके आंसर रिपोर्ट कर दूंगा, आपका इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है ना, इतना ही मायने रखता है बस। सो डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ये नोट कर लेना, चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ प्रोसेस, फिर समझाता हूं मैं, ठीक है, आप पहले नोट तो करो, समझाता हूं। इट इज ds, small d, capital delta s, and that is delta s. कर लिया नोट सभी ने? इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो, हो गया डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब देखो मैं फिर से एक बार दिमाग में आपके सेट करता हूं कि इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, जबकि हीट कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन, समझ रहे हो? अब इस स्टेट फंक्शन को मैं पाथ फंक्शन डिवाइडेड बाई टी का इंटीग्रल कर रहा हूं, ये अपने आप में वियर्ड सा बात है, लेकिन ये सिर्फ हीट नहीं है, यहां पे मैंने डी क्यू क्या रख रखा है, रिवर्सिबल रख रखा है, यहीं पर ये क्या है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी है, ये नॉर्मल हीट नहीं है, रिवर्सिबल पाथ से आप हीट कितना सप्लाई कर रहे हो उसका इंटीग्रल, तो जाकर के ये स्टेट फंक्शन बनता है। एक और पॉइंट मैंने समझाया, अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हुआ तो टेम्परेचर रिवर्सिबल अगर नहीं प्रोसेस जा रहा है तो हर मोमेंट पे डिफाइन नहीं होता। याद करो, जब होमोजेनिटी आती है तभी तो प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफाइन होते हैं सिस्टम का। पता चला कंटेनर में किसी कोने में T1 टेम्परेचर है, दूसरे कोने में T2 है, तो उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या बोलोगे? समझ में आया ना? सो इसलिए जरूरी है कि ये तभी आप कर पाओगे जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। लेकिन अच्छी बात क्या है, एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में आ सकता है कि सर अगर ए से भी इरिवर्सिबल से चले जाएं तो क्या आंसर नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा ना बाबा, इधर से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कोई एक रिवर्सिबल पाथ चूज करो यहां से यहां पहुंचने के लिए, आप वैल्यू जो यहां से निकालोगे स्टेट ए से स्टेट बी, वही आंसर इसके लिए भी होगा। अब इस पाथ से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बस इतना ही फर्क, समझ गए बात? जैसे इस पे एक जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो बताइए डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा उसके लिए? जीरो, क्योंकि डी क्यू रिवर्सिबल क्या हो गया, जीरो बाई टी, इसलिए बोलते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, जिसकी एंट्रोपी नहीं बदलती। यहीं पे एक छोटा सा ट्विस्ट कर दूं, अब मैं फ्री एक्सपेंशन करा रहा हूं, एडियाबैटिक बट फ्री एक्सपेंशन करा रहा हूं, मतलब इरिवर्सिबल चेंज हो गया। बोलो बेटा,
तो इससे भी क्या दिमाग में आया कि यार एडियाबैटिक है तो डीक्यू तो जीरो हुआ। आप डीक्यू जीरो जैसे ही रखोगे ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, जबकि रियलिटी में डेल्टा एस का वैल्यू इस केस में पॉजिटिव होगा। सो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल चेंज एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल चेंज, दोनों में एक का एंट्रोपी चेंज जीरो होता है और एक का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। अब फिर दिमाग में आया, अरे यार सर अभी तो आपने एक और चीज बताई थी, अगर स्टेट ए से स्टेट बी तक आप पहुंच रहे हो तो डेल्टा एस सेम होना चाहिए, चाहे आप रिवर्सिबली जाओ या। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप एडियाबैटिक रिवर्सिबल से जाओगे ना, अगर ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 जाएगा, और अगर फ्री एक्सपेंशन से चले गए तो कहीं कहीं स्टेट 3 ही पहुंच जाएगा, वो यहां पहुंच ही नहीं पाएगा। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल चेंज से अगर गए तो हो सकता है आप सीधा यहां पहुंच जाओ, वो टेम्परेचर अटेन ही नहीं होगा। बल्कि फ्री एक्सपेंशन में इंटरेस्टिंग चीज ये होती है, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर भी नहीं बदलता है। अगर एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन हो गया तो वो आइसोथर्मल भी हो जाएगा, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो गया तो वो एडियाबैटिक भी हो जाएगा। कैलकुलेशन करके अभी हम दिखा सकते हैं, फिलहाल भी मेरी बात मान लो, ठीक है। तो इसलिए ये दिमाग में मत रखना कि सर दोनों ही स्टेट में हम एक बारी रिवर्सिबली गए, एक बारी इरिवर्सिबली, अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर से जैसे ही आप मूव करोगे ये किसी अलग स्टेट में लेके जाएगा, यहां पहुंचेगा ही नहीं। तो डेल्टा एस की वैल्यू तो तभी सेम होती है ना जब दोनों का स्टेट इनिशियल एंड फाइनल। याद रहेगा, ये पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दो ना, लिखना शुरू लिखो, नोट करके लिखो। फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, dq reversible is 0, hence delta s is also 0. For adiabatic reversible process, dq reversible is 0, hence delta s will be 0. अब इसी को लिख लो, that is adiabatic reversible process is isoentropic process. Adiabatic reversible process is isoentropic process. नोट कर लिया? अगला पॉइंट लिखो, बट करके लिखो यहां पे, बट एडियाबैटिक irreversible process is not isoentropic process. बिल्कुल DQ जीरो होगा, बट DQ रिवर्सिबल जीरो नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? DQ जीरो होगा बट हमारा DQ से आंसर नहीं आएगा ना, हमारा आंसर किससे आएगा? रिवर्सिबल, और वो प्रोसेस रिवर्सिबल है ही नहीं। DQ सबको समझ में आ गया? बट फॉर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, ओके, क्लियर हो गया बेटा सबको? चलो ग्रेट। अब आ जाओ, देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी फॉर वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले लेंगे फिजिकल प्रोसेस।
अब इस फिजिकल प्रोसेस में मैं लेके चल रहा हूं जिसमें फेज ट्रांजिशन ना हो। जैसे चलो एक क्वेश्चन करते हैं सीधा। आइस कितना ग्राम लिया है? 2 ग्राम। कितने टेम्परेचर पे एट, ऐसा कैलकुलेशन करते हैं जो थोड़ा इजी हो। ठीक है, एट, ये बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में? बताओ। ठीक है, हाँ। तो मान लो ये आइस का, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि लोअर टेम्परेचर में भी इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू वही रह रहा है। आपको मालूम है कि वो बदलता है। ठीक है, तो कितना रह रहा है? मान लो एस ऑफ आइस, ये स्मॉल एस है बेटा ना, इंट्रोपी में कैपिटल एस होता है। आइस का वैल्यू कितना है? मान लो वो वैल्यू है 0.5 कैलोरी, हाँ, पर ग्राम पर कैलोरी, यही होता है ना। यही मैं मान के चल रहा हूँ। और ये मान लो मैंने लिया है ऐसे टेम्परेचर पे 273 रखना है, ऐसी वैल्यू ले लूं जो कि इजीली कट जाए ना। ओके, सो मान लो ये मैं लेके आ रहा हूँ कितने से, 250 माइ 200 केल्विन से लेके आ रहा हूँ, और इंक्रीज करते 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 अभी भी ये आइस है, नेचुरली कब तक रहेगा ये? 273 तक ना। सो मान लो मैं 250 केल्विन तक लेके आ रहा हूँ। ध्यान रखना, मैंने इस बात का ध्यान रखा है, इसलिए फ्रेमिंग में थोड़ा लगा मुझे टाइम। तो नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर दिस प्रोसेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू फॉर दिस प्रोसेस, calculate the value of delta H for this process, calculate the value of heat supplied for this process। ये आपके लिए क्वेश्चन है। कुछ हम पहले भी कर चुके हैं और कुछ आज करेंगे। ध्यान रखना, नेचुरल सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का हालांकि इसमें कोई यूज नहीं है, 1 atm प्रेशर। चलो बेटा करें, इंटीग्रेशन है, नॉर्मल इंटीग्रेशन। कर लिया बेटा आपने? आइए देखिए कैसे निकालते हैं, देखो कैसे करते हैं। आओ चलो देखते हैं। सो डेल्टा एस की वैल्यू मैंने बताया, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, है ना। अब ध्यान से देखो, ये प्रोसेस नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं, मैं तो बोलूंगा कि डी क्यू रिवर्सिबल होगा कितना। मैं अगर स्लोली स्लोली चल रहा हूं तो डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं? एम एच डी टी होगा। ये सुनो, मैं बिल्कुल स्मॉल चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल स्मॉल चेंजेस कर रहा हूं, एम एस डी टी बाई टी का इंटीग्रल। अच्छा यहाँ पे क्या है? टाइम।
सॉरी टेम्परेचर यहाँ क्या है, टेम्परेचर। तो यानी यहाँ T1 से T2 जाते समय में लिमिट उसी का रखना पड़ता है जो D का फॉर्म रहता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा MNS कितने लोग बोल रहे हैं, कांस्टेंट होता है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, MS dt/t, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, MS कितने लोग बोल रहे हैं, ln t हो गया है, MS ln T2/, कितना सिंपल है, हाँ कितना सिंपल है बताओ। इसको अगर मुझे लिखना हो 2.303 m इंटू एस इंटू लॉग टू द बेस 10 T2/T1, क्या वैल्यूज रख दोगे बेटा, 2.303 इंटू मास कितना है 2 ग्राम, एस की वैल्यू कितनी है 0.5 कैलोरी, बोलो आ रहा है क्या सबको समझ में, बहुत अच्छी बात है यार, आना भी चाहिए, पर ग्राम पर केल्विन इंटू लॉग टू द बेस 10, T2 कितना है बेटा एंड डिवाइडेड बाई T1 कितना है, 0 से 0 गया, बोलिए, तो क्या इसको कैलकुलेट कर लोगे, आओ चलो देखते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर लोगे बेटा, इसीलिए तो मैं इतना टाइम लगा रहा था कि आप लोग कैलकुलेशन कर लो। ये 2.3 इंटू 2 इंटू 0.5 मिलकर 1 हो जाएगा, बोलो बेटा, यूनिट देख लो, सब कट कटा करके कैलोरी पर ग्राम आएगा, सॉरी कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। 2.3 इंटू ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे। अब ये log 250/200 की वैल्यू मैं यहां से निकाल ले रहा हूं अलग से, log 250/200 की वैल्यू निकालते हैं टू द बेस 10, ये हो जाएगा log 25/20, ये सुनो। अभी कितने लोग कहोगे सर ना ऊपर अगर 10 का किसी तरीके से मल्टीपल हो जाए तो इजीली निकल जाएगा, तो 4 एंड नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 25 इंटू 4 नीचे 20 इंटू 4, 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा log 100 डिवाइडेड बाई 80, अब इसको एक्सपैंड कर देंगे log 100 माइनस log 80, समझ में आ रहा है क्या। अब कितने लोग कह रहे हैं ये log कुछ और नहीं 10 के पावर 2 है और ये log 2 के पावर 3 इंटू 10 है, ये सुनो, इसको फर्दर एक्सपैंड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2, बोलो log 10 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस ब्रैकेट में ले लेता हूं 3 log 2 प्लस log 10, सबको समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या कर दिया, log a प्लस log b, एंड जो log a था उसमें पावर था तो उसको भी मैंने इधर कर दिया, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस ये कितना हो गया 3 इंटू log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3 0.6 एंड log 10 कितना आ गया 1 1.6, कितना आ गया टोटल 2 माइनस 1.6 0.4, सो log 25/20 का वैल्यू कितना आ गया 0.4, क्या हुआ हाँ तो log 5 को फिर कन्वर्ट तो करना पड़ता ना, इजी था, चलो कोई बात नहीं बाबा, मैं तो बस बता रहा था कि आप कर सकते हो। किसका log 5 का, हाँ हाँ 0.9, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठीक ठीक, माई बैड, तो ये 3 इंटू 0.3 0.9, तो कितना आ गया ये 0.1 अप्रॉक्स, तो बस यहाँ पे कर दो 0.1, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.23 कैलोरी पर केल्विन। अब बेटा अगर उसको जूल पर केल्विन में पूछा हो तो कर लेना, जैसा यूनिट हो वैसे, कैलोरी पर केल्विन इज द मोस्ट कॉमन यूनिट, समझ में आया ना, इजी है। तो जब भी सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, फेज चेंज नहीं हो रहा हो, तो हम ये चीज लगा सकते हैं, सीधा रेडीमेड फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या चीज क्या, डेल्टा एस इज इक्वल टू एम एस एल एन T2/T1, या फिर लिखना चाहिए आपको इस प्रोसेस के लिए क्या है हमारा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एम एस
ln T2/T1 और या फिर क्या आ गया 2.303 ms log to the base 10 T2/T1। समझ में आया क्या? गॉट इट। तो देखो, एक जैसे मैंने फिजिकल प्रोसेस कराया विदाउट चेंजिंग स्टेट, अब मैं कर रहा हूं कि फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग फेज ट्रांजिशन। देखो, अच्छा फिलहाल ये कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा यू डेल्टा एच क्यू, ये सब तो बड़ा आसान है। क्यू का वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं एम एस डेल्टा टी, कितना आ गया वैल्यू? अरे यार M2 था, डेल्टा टी कितना है? सॉरी, बिल्कुल सही, 0.5 इंटू 50 था, टोटल मिला के कितना आ गया 50। और कितने लोग कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो यही वैल्यू डेल्टा एच भी हो जाएगा, यही वैल्यू डेल्टा एच, तो 50 कैलोरी। और कितने लोग कह रहे हैं कि सर सॉलिड से सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन में वॉल्यूम भी लगभग सेम ही रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो यही वैल्यू। और ये तो हम लोगों ने पहले भी कर रखा है प्रॉब्लम। Heat supplied at constant pressure is equal to change in enthalpy and heat supplied at constant volume is equal to, तो ये हमने पहले भी कर रखा है। So I hope you guys got this point. Yes or no? चलिए लिखो, physical process involving phase transition। अब फेज ट्रांजिशन में मैं लेके आता हूं, मान लो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हुआ या लिक्विड से गैस, तो मैं यही ले रहा हूं H2O लिक्विड टू H2O वेपर, प्रेशर दे दे रहा हूं 1 atm, टेम्परेचर दे दे रहा हूं 373 केल्विन, और मान लो ये मैंने ले लिया है 2 ग्राम, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम, एंड ये आपको मालूम है टेम्परेचर सेम ही रहता है जब तक पूरा ट्रांजिशन ना हो जाए। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर दिस प्रोसेस if 2 gram of H2O liquid at 273 Kelvin is converted completely into vapor at the same temperature। वेपर का भी टेम्परेचर उतना ही रख रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे, वरना 2 स्टेप ब्रेक करना पड़ेगा, ट्रांजिशन प्लस नॉर्मल। चलिए बताइए इसकी वैल्यू। डेल्टा एस बताइए, क्यू बताइए, डेल्टा एच बताइए। कितने लोग का आंसर आ गया बेटा? कुछ पीछे पलटने का फायदा नहीं होने वाला है, यहीं पे देखना पड़ेगा प्रॉब्लम को।
करें, देखा जाए, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ऑल राइट एवरीबॉडी, डेल्टा एस की वैल्यू आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने तो एक ही चीज पढ़ा है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अच्छा, कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर जब फेज ट्रांजिशन होता है तो ऑलरेडी वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है ना, इक्विलिब्रियम। तो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे, इस बारी हीट सप्लाई क्या लिखते हैं, एम इंटू एल वी। अच्छा, यहाँ एम लिखना सही बात नहीं है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, डी क्यू लिखना है ना, तो स्मॉल मास डीएम इंटू एल लिखना चाहिए। भाई डीएम मास को फेज ट्रांजिशन करने के लिए हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, मास डीएम इंटू एल डिवाइडेड बाई टी। भी कितने लोग कह रहे हैं इस बार ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि फेज ट्रांजिशन। ये सब बात लिखना है, मैं इतना आसानी से बोल दे रहा हूं, बाद में यही भूल जाता है। तो इस बार कितने लोग कह रहे हैं लिमिट का यूज ही नहीं है, क्योंकि मास का है बेसिकली, m1 टू m2। भाई मास का इंटीग्रल हम कर लेंगे, एल भी कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा, L अपॉन टी इंटीग्रल ऑफ dm, एंड इंटीग्रल ऑफ dm विल बिकम ml, मास कितना था भाई, 2 ग्राम इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम डिवाइडेड बाई, कितना आया आंसर, हाँ 1080। ये वैल्यू निकाल के बता दो यार, ये रट जाओ, इसको रटी जाओ पूरा, क्योंकि ये आएगा तो यही क्वेश्चन फेज ट्रांजिशन में वाटर ही देगा आपको, ठीक है। 540/373 का वैल्यू, क्योंकि वो तो फिक्स्ड रहेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना कर लेना, तुम लोग समझदार हो। 1080/373 केल्विन, गॉट इट। अच्छा मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे मैं बोल देता कि भाई कुछ एक आइस है जिसको हम लोग कहां से लेके गए हैं, -23 डिग्री सेल्सियस से, और इसको वेपर तक लेके चले गए, वेपर, और वो 373 केल्विन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm दे रखा है। तो इसका डेल्टा एस बताओ। तो कितने लोग कह रहे हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। डेल्टा एस जब वो आइस से आइस है, आइस -23 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, प्लस डेल्टा एस ऑफ फेज ट्रांजिशन। अरे समझ में आ रहा है क्या, कौन सा, आइस लिक्विड, अरे बोलो बेटा, प्लस कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा एस ऑफ लिक्विड टू लिक्विड, कहां से कहां, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, प्लस कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा एस फेज ट्रांजिशन, लिक्विड टू वेपर। इतना अलग अलग जोड़ करके निकालना पड़ता, ये नहीं कि एम एस ln T2/T1, T2 ये रख दिया, T1 ये रख दिया, सारा बंटाधार हो जाएगा। अच्छे से समझ के करना है, इज दैट क्लियर। सो यू हैव टू यूज द वैल्यूज of the temperature T2 and T1 and accordingly you have to plan it. Okay? Yes, you have to break down into pieces कि जहाँ पे जिस तरह के ट्रांजिशन हो रहे हैं उस हिसाब से आपको करना है। Did you get it? तो आप चाहे तो इस प्रोसेस के लिए कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो आप लिख सकते हो, you'll get an idea। तो इसी के साथ बेटा फिजिकल ट्रांजिशन के लिए इंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा एच की वैल्यू तो यही हो जाएगी m इंटू एल, Q की वैल्यू भी m इंटू एल, क्योंकि जो हीट सप्लाइड है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही है, तो जो हीट का वैल्यू आएगा वही डेल्टा H का वैल्यू आएगा। सबको क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, यहाँ तक सबने नोट कर लिया?
हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? लिखो डेल्टा एस फॉर अ केमिकल चेंज। अच्छा एक बात बताओ, अभी एक एक और चीज रह गया फिजिकल प्रोसेस में। डेल्टा एस फॉर आइडियल गैस लिख लो बेटा, सॉरी, ओके, केमिकल चेंज की जगह पे डेल्टा एस फॉर आइडियल गैस। ओके, चलो इसको क्वेश्चन देके सीधा करते हैं, लेट्स सी इफ यू गाइस कैन कैलकुलेट डायरेक्टली। क्वेश्चन दे रहा हूं, डिराइव बाद में करूंगा क्योंकि मैं पूरा भरोसा है कि आप लोग कर ले जाओगे। देखते हैं कौन कौन खरा उतरता है मेरे भरोसे पे, ठीक है? लिखो तो 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस at 27 degrees Celsius is at 27 degrees Celsius is converted to टू 27 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, इसको 3 कर लो बेटा, बस 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस। देखो, इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस was 10 liter and final volume of gas is 20 liter, then find value of delta S for this process। मैं क्वेश्चन और भी पूछ सकता हूं आपको, डेल्टा U, डेल्टा H, जल्दी बताइए।
चलो बेटा कर लिया सबने? चलो बेटा बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल से अब कर लिया होगा। आइए देखते हैं डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकलोगे। क्या हुआ? 10 आ रहा है? आओ चल देखते हैं। देखो बेटा, जब भी हमें डेल्टा एच निकालना है तो हमें ये चीज मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी है। अब देखो डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको फाइनली आप याद कर लें। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? तो आपको मालूम है यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन राइट डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? डी यू प्लस पी डी वी। कैन आई राइट लाइक दिस? कैसे मैंने लिखा? यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बोलता है कि कितना हीट दिया प्लस कितना वर्क डन किया वो डी यू के बराबर होता है। और जो Q की वैल्यू, इसको Q ही रहने दो। W को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस पी डी वी, ये सुनो, इज इक्वल टू डी यू। Q की पी प्लस डी यू या डी यू प्लस पी डी वी, वही मैंने लिखा है। रिवर्सिबल लेके जा रहा हूं एज्यूमिंग, बाकी और कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्सपेंशन कंप्रेशन से रिलेटेड हो रहा है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे T1 टेम्परेचर अभी नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ एक जगह डीवी है और एक जगह डी यू है। कितने लोग करें इसको फर्दर एक्सपैंड कर लो सर, तो आ जाएगा एनसीवी डी टी प्लस पी डी वी होल में टी। अब इन दोनों को देखो, दो अलग अलग चीजें हैं तो दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दूंगा। क्या आ जाएगा ये? इंटीग्रल एन सी वी डी टी बाई टी प्लस इंटीग्रल पी डी वी अपॉन टी। इज दैट क्लियर? कितने लोग कह रहे हैं अब यहाँ पे लिमिट रख सकते हैं T1 से T2, अब यहाँ रख सकते हैं V1 से V2। आइए चलिए समझते हैं। इसका आंसर dt बाई टी का क्या आता है भाई? ln t। अच्छा T2 एंड T1 मिला देंगे तो ln T2 बाई T1। तो यहां से मैं इस साइड लिखने जा रहा हूं, दैट इज इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1। सबको क्लियर है? प्लस अभी कितने लोग कह रहे हैं P बाई टी, वी कैन राइट P बाई टी एज NR बाई V यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। भाई PV is equal to nRT क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि भाई इधर प्रेशर टेम्परेचर दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, तो मुझे वॉल्यूम का फंक्शन चाहिए, तो इसलिए NR बाई V। यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं इंटीग्रल V1 से V2 PdV। सिर्फ इतना पार्ट लिख रहा हूं, ध्यान देना। PdV बाई T कैन बी रिटन एज इंटीग्रल V1 बाई V2, क्या चीज? NR बाई V ln सॉरी dV। सबको क्लियर है ना? एंड dV बाई V कितना हो जाएगा? ln V, फिर V2 V1, तो क्या आ जाएगा ये? NR ln V2 बाई V1। सबको क्लियर है? कैन आई राइट? This is the final equation of delta S for the process occurring on ideal gas। इसको नोट करके लिख लेना। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अगर चेंज हो पाए तो करने की कोशिश किया जाए। इसको प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सीपी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किया जाए? बताओ सीवी को क्या लिख सकता हूं मैं? CV can be written as यूज करूं क्या मैं यहाँ पे? N CP माइनस R। ये क्या आ जाएगा? NCP ln T2 बाई T1
देखो एन आर, यहाँ पे एन आर आ रहा है माइनस में, दिख रहा है क्या? देखो बेटा, मैंने कहीं कोई मिस्टेक किया हो तो चेक कर लेना। चेक कर लेना अच्छे से, सब सही है ना? कैलकुलेशन का ही मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। माइनस एन आर एल एन टी टू बाई टी वन, और ये प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन है। अभी कितने लोग कह रहे हैं एन आर कॉमन ले लूं? एन आर कॉमन ले रहा हूं, तो ये टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, एन आर को कॉमन ले लिया। ये कितने लोग कह रहे हैं ये आ गया सर एल एन वी टू बाई वी वन माइनस एल एन टी टू बाई टी वन, ये सुनो। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये लॉगरिथम में एल एन ए माइनस एल एन बी ए बाई बी हो जाएगा। अगर मैं इसको पलट दूं तो ये ए इंटू बी भी हो सकता है, माइनस की जगह प्लस कर दिया तो। मैं एक और चीज सोचना चाह रहा हूं कि भाई वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म में क्या प्रेशर एंड मोल को कहीं लिख सकते हैं, मैं देखना चाह रहा हूं, ठीक है? सो वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एट द सेम टाइम वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू N1, सॉरी N तो वही रहने वाला है, एंड P2 V2 इज इक्वल टू NRT2, है ना? तो मुझे ये चाहिए कि भाई V2 बाई V1, V2 बाई V1 इंटू P2 बाई P1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? NR गायब हो जाएगा, T2 बाई T1 के बराबर आ रही है। यस और नो? तो अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊं, देखो जरा ध्यान से, V2 बाई V1 इंटू T1 बाई T2, आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इज कमिंग एज P1 बाई P2। बोलो। मैं यहाँ पे इसलिए लेके आना चाह रहा हूँ कि इसको ना एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो अभी ये बताओ, अब माइनस करने का मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ NR ln V2 बाई V1, डिवाइड करने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करना होता है क्या? तो यानी T1 बाई T2 आ गया क्या? और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? वहां देखो V2 T1। हाँ, तो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ? NR ln P1 बाई P2, और ये क्या आ गया? NCP ln P2 बाई T1, ये डेल्टा एस की वैल्यू। तो ये भी याद कर सकते हो, ये तो डायरेक्टली आ जाता है तुरंत तुरंत, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें ज्यादा दिमाग खराब होता है क्योंकि ये पूरा कन्वर्जन करना पड़ता है। तो इसको याद कर जाना। अगर मान लो तुम्हें T2 T1 दिया हो, P1 P2 दिया हो, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। और नहीं, अगर ये सब पे दिमाग नहीं चलता है तो मैं बोलूंगा यार चुपचाप ना V2 बाई V1 का वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन से गिवन कंडीशन के हिसाब से निकाल लो, जो आए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर लेना। डेल्टा एस की वैल्यू इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये दोनों लिख करके एक जगह अच्छे से नोट कर लेना, दोनों को याद रखना बेटा। और डेल्टा एस, हाँ जी, तो अब बताइए क्या अब हम लोग वैल्यू निकाला जाए? बोलिए, क्या वैल्यूज निकाली जाए? डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आएंगी? बोलो।
डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। बेटा कितना मोल था? 2। सीवी का वैल्यू कितना होता है? 3/2R। मोनोएटॉमिक है तो एल एन टी टू यानी 2.303 इंटू लॉग T2 बाई T1। T2 कितना था? 327 प्लस 273 मिला के कितना हो गया? क्योंकि यहाँ केल्विन में ही रखना होता है। 600 डिवाइडेड बाई, समझ में आ गया क्या? प्लस 2 इंटू आर इंटू 2.303 लॉग ऑफ कितना आ जाएगा? तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 2 इंटू 2R था ना ये, सॉरी एन आर इंटू 2.303। हाँ प्लस तो लिखेंगे बेटा, लॉग 20 है ना। अब बेटा ये सब कैलकुलेट कर लिया होगा तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया। 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ओके 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 ओके, तो बहुत सारी चीजें कॉमन आ गई भाई। 2R इंटू 2.303 ब्रैकेट में क्या आ गया? ठीक है, ये कितना आ गया? 5/2। 2R इंटू 2.303 इंटू लॉग 2 इंटू 5/2। 2 से 2 उड़ गया बेटा सारी। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3 इंटू 2.303 करोगे तो ये 0.693 आ जाएगा। ये वैल्यू 0.693 होता है। 0.693 इंटू 5 करो, जल्दी करके बताओ। 0.693 इंटू 5, जल्दी करो बेटा। वन 1.38 आर आ रहा है, ये सुनो। आर की वैल्यू रख देना कैलोरी में, इंटू 2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। पर कैलोरी इज द आंसर। चलो कोई बात नहीं। डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.76। समझ आ गया है ना? अच्छा अभी कितने लोग कह रहे हैं सर डेल्टा यू डेल्टा एच, ये तो एन सी वी डेल्टा टी लगा दूंगा, ये एन सी पी डेल्टा टी लगा दूंगा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट लिखो, चेंज इन उस मतलब डेल्टा एस का बेटा लिखो, चेंज, हाँ चेंज इन एंट्रोपी फॉर केमिकल प्रोसेस। एंट्रोपी में कैलकुलेशन बहुत आएंगे क्योंकि लॉगरिथम टर्म आ रहा है। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ चलो, फॉर केमिकल
देखो जैसे मान लो मैंने दे दिया 2 अमोनिया ब्रेकिंग डाउन इनटू N2 3H2। और टेबल बता दिया एट मान लो ये 300 केल्विन हो रहा है, और आपको टेबल दे दिया एट 300 केल्विन कंसिडर द एंट्रोपी ऑफ अमोनिया, एंट्रोपी ऑफ N2, एंट्रोपी ऑफ H2, ये वैल्यू दे दिया आपको। ये दोनों मान लो मोनोएटॉमिक है तो आपको मालूम है कि दोनों का लगभग, सॉरी डायटॉमिक है तो दोनों का सेम होगा। ये पॉलीएटॉमिक है तो थोड़ा इसका अलग आएगा, है ना। तो अब मान लो कि वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना रखते हुए मैं ये दे रहा हूं आपको, ये क्या है, एंट्रोपी है, दिस इज एंट्रोपी। सो मान लो मैंने दे दिया कुछ 400 कैलोरी पर केल्विन, और इसका भी दे दिया 400 कैलोरी पर केल्विन। इसका दे दिया मान लो से फॉर एग्जांपल 500 कैलोरी पर केल्विन। आई जस्ट गिव दिस रैंडम डेटा दे रहा हूं तो इसका रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं। कैन यू गेट द चेंज इन एंट्रोपी? हाँ जी 300 पे पर मोल है, ओके पर मोल। फाइंड द डेल्टा SR। चेंज इन R का मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन। कितना आ रहा है? बड़ा सिंपल सा है कि भाई चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे तो वो क्या होगा, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल इनटू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, बोलिए, माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में कौन है, 1 मोल ऑफ N2 है, 1 इंटू एंट्रोपी ऑफ N2 प्लस 3 इंटू एंट्रोपी ऑफ H2 माइनस 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ अमोनिया। N2 का कितना था वैल्यू बेटा, 400, मोल से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बच गया ये, N2 का 400 कैलोरी पर केल्विन, 3 इंटू 400 कैलोरी पर केल्विन माइनस 2 इंटू अमोनिया कितना है 500 कैलोरी पर केल्विन। कितना आ गया बेटा ये पूरा, 1600 1000 600 कैलोरी पर। सबको समझ आ गया? इट इज दैट इजी। आइए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं, बस एंट्रोपी खत्म। हाँ जल्दी जल्दी।
चलो बेटा अगला क्वेश्चन लिखिए। बिल्कुल बात नहीं बेटा प्लीज। देखो C+O2 गैस, ये सॉलिड है, फॉर्मिंग CO2 गैस at 300 Kelvin have delta S value, सपोज करो कितना आ रहा है, नियरली, एक मिनट बेटा, बहुत ही कम दे रहा हूं, ठीक है, बहुत कम दे रहा हूं, से फॉर एग्जांपल 0.5 कैलोरी पर केल्विन, डेल्टा एस आर दे रहा हूं, ठीक है, एंड C प्लस हाफ O2, हाँ जी बेटा, फॉर्मिंग CO2, सॉरी CO, ये इसका भी 300 केल्विन पे डेल्टा एस आर दे रखा है, फोर्टी पॉइंट फाइव 40.5 कैलोरी पर केल्विन, एंड ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है कि मोल वर्जन इसमें अटैच है, पर मोल भी। देन फाइंड delta SR for 2CO plus O2 converted into 2CO2 at 300 Kelvin. सो मान लो इसको थर्ड रिएक्शन बोल दे रहा हूं, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। ये बताइए थर्ड लाने के लिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करना पड़ेगा? इसको, हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले में आपको CO2 राइट में चाहिए तो वो एज इट इज है। तो कितने लोग कह रहे हैं थर्ड लाने के लिए मुझे 1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -2 × 2। ये सुनो, तो इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि डेल्टा S3 इज इक्वल टू डेल्टा S1 × 2 माइनस डेल्टा S2 × 2। क्या आया बेटा आंसर? डेल्टा S1 कितना है? 0.5 × 2 माइनस डेल्टा S2 कितना है? 40.5 × 2। कितना आ गया टोटल? हाँ, -80 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। डू यू guys, did you get this? Yes sir. Fine. So हर तरह के लिए कैसा भी इक्वेशन हो, किसी भी तरह का चीज हो, आपको समझ आ गया ना कैसे निकालना है? चेंज इन एंट्रोपी। हाँ बोलिए, सबको क्लियर है? अच्छा, एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, कितने लोग जानते हो? ये थर्मो में पढ़ा है, फिजिक्स में वैसे आता है ये जीरोथ लॉ। देखो इसमें बोलते हैं कि अगर मान लो 3 अलग अलग बॉडी ले लिए, ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड ए एंड सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी एंड सी भी, कितना अजीब सा स्टेटमेंट है ना कि भाई ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इनका टेम्परेचर सेम। भाई T1 T2 के बराबर, T1 T3 के बराबर है, तो T1 मस्ट बी इक्वल टू T2 इज इक्वल टू, यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इफ टू बॉडीज A and B are in thermal equilibrium at the same time, A and C are in thermal equilibrium, then B and C must be in thermal equilibrium। तो यही है, समझ गए ना? अब इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल थ्री बॉडीज विल बी थर्मल। ठीक है, सो बेटा इसी के साथ हमारा
ये एंट्रोपी का सेक्शन आज का खत्म हुआ।